हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक्स को हम पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए देख करके। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बात ठीक। तो पूरा हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था, एक एक पॉइंट हमने इसका डिस्कस कर लिया था जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। लगभग वे सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, लगभग के पूरे ही हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। इसका हमने स्टेटमेंट भी लिख लिया था। एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं फिर से। हमने क्या पढ़ा था कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, सिंपल सी बात हमने क्या पढ़ी। इधर है फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, इधर है एनर्जी। ठीक, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से था। कुछ इस तरीके से था। ठीक है, हमने कहा अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं एनर्जी ई ए, ये हमारा ई ए। ठीक है, तो आगे यहाँ सारा क्या होगा, ये पूरे पॉइंट्स क्या होंगे, ये होंगे हमारे एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स भी क्या होंगे। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो कोलिजन होगा, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी एनर्जी तो कोलिजन होगा। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी क्या है, ज्यादा है। अगर इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, इतनी बात सिंपल। फिर हमने कहा ये तो कोई टेम्परेचर T1 है। फिर जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो कुछ इस तरीके से ये बना। अच्छा, इसकी पीक जो है, इसकी पीक से कम आई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीक क्या आएगी, कम आएगी। वो ग्राफ का नेचर होता है। चलिए, वो बात तो हम समझ गए। अब हम देखें यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बढ़ गए। पहले सिर्फ इतने क्या शो कर रहे थे, इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे थे। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर इतने और मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं। ठीक, इतने और मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं। और एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि जब टेम्परेचर कम था तो ये क्या कर रहा था, एक ऐसी नैरो पीक क्या कर रहा था, शो कर रहा था। कैसी पीक थी, नैरो पीक थी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कैसी पीक शो कर रहा है, एक ब्रॉड पीक शो कर रहा है। ठीक है, चलिए, इतनी बात भी आप समझ गए। अच्छा, मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो पहले तो सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल जो थे, शेड करें अगर हम, इतने ही मॉलिक्यूल, पहले सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल क्या कर रहे थे, इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे थे। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया और मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन शो करने लग गए। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने मॉलिक्यूल का नंबर तो नहीं बढ़ाया, है ना। पहले अगर हमने 500 मॉलिक्यूल लिए थे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी मॉलिक्यूल तो 500 ही रहेंगे। मॉलिक्यूल थोड़ी ना चेंज रहेंगे कि 500 से बढ़ करके 1000 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि जब टेम्परेचर कम था तो कम मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे थे। लेकिन जब टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो ज्यादा मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं। तो यहां से हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़े, जिस वजह से, अच्छा, इफेक्टिव कोलिजन के बढ़ने से क्या होगा, रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। तो रेट भी क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा। सिंपली टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। सिंपल सी ये बात थी जो हमने यहाँ पर समझ ली थी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। ठीक, चलो एक बार इसे देख लो, फिर आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है
टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है, म्यू से इसे डिनोट किया जाता है। अभी टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहता है बच्चों? देखो, अगर हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर है, म्यू क्या कहता है? 35 डिग्री सेल्सियस, एक है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या बताता है? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के रेशियो के बारे में बताता है, लेकिन उनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए 10 डिग्री का। कितना? 10 डिग्री, ठीक है। रेशियो का अगर हम म्यू को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट का रेशियो है जिनमें डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में? 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के टी प्लस 10 अपॉन के टी, है ना। ये 10 डिग्री से क्या है? ज्यादा है, मतलब 10 डिग्री में ज्यादा है, ठीक। या हम लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, अच्छा हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, देख रहे हैं ना, रेट कांस्टेंट का रेशियो ही तो है, सिंपल सी बात है। डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट at 2 at temperature which differ by 10 डिग्री, ठीक है, जो 10 डिग्री से क्या होता हो? डिफर कर रहा हो, ठीक। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा रेट कांस्टेंट का रेशियो, लेकिन कैसे? डिफर कर रहा हो 10 डिग्री से, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 10 डिग्री का यहाँ पर ज्यादा है, ठीक, 10 डिग्री से डिफर कर रहा। अब दूसरी चीज ये है कि जब 10 डिग्री का टेम्परेचर में क्या आता है? राइज आता है, जैसे टेम्परेचर पहले 25 डिग्री था, ठीक, अब 10 डिग्री से हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर, जैसे पहले हमारे पास टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक, अब हमने 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यानी कि अब हमने इसको कर दिया है 35 डिग्री सेल्सियस। तो क्या रेट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने से? अभी हमने 10 डिग्री बढ़ाने से, तो 10 डिग्री बढ़ाने से क्या टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ेगा? बच्चों 10 डिग्री के इंक्रीज करने से, 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो हमारा रेट है, रेट क्या हो जाता है? डबल और ट्रिपल, रेट हो जाता है डबल, ठीक है, और कभी कभी ट्रिपल भी हो जाता है, ठीक। तो यहां से हम क्या बात सीखे कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज, यानी कि हर 10 डिग्री राइज करने पर जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हैं, ठीक, तब क्या होगा? रिएक्शन की जो रेट होगी या तो वो डबल होगी या तो वो ट्रिपल होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो डबल होती है, ठीक है, और कुछ केसेस में वो ट्रिपल भी होती है। अच्छा, इसको हमने एक बार पहले भी पढ़ा हुआ है ना, ये वाला पॉइंट हमें ध्यान आ रहा है, हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में भी तो सेम ही बात पढ़ी थी कि जब टेम्परेचर क्या था? कम था, तो रिएक्शन का रेट भी कम था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट भी क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। तो इसी पॉइंट से हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर इसका जो सेकंड पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, और वहां पर कुछ और पॉइंट्स भी हमें देखने हैं बच्चों। चलिए, तो इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए, तो इसका जो ये वाला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट,
for every 10-degree rise in temperature, the rate of reaction gets doubled or ठीक है। यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का जो रेट है वो डबल होगा या ट्रिपल होगा। ठीक, कैसे? देखो, इसको एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल ने। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने अपने आप से बना लिया क्या? ये पॉइंट हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये पॉइंट आया कि हर 10 डिग्री राइज में जो टेम्परेचर है, सॉरी, हर 10 डिग्री राइज, जब टेम्परेचर 10 डिग्री राइज होगा तो रिएक्शन का रेट डबल या ट्रिपल होगा। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ये एक। चलिए, तो इसको मैक्सवेल ने कैसे एक्सप्लेन किया, देखो। जैसे कि ये हमने देखा है मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरीके से। ठीक है, यहां पर अगर टेम्परेचर कुछ है T1, कुछ टेम्परेचर है T1, अब वही बात हो गई, ये हमारे है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और इधर है हमारी एनर्जी। अगर हम कहते हैं कि ये कोई पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी का, आगे जो एनर्जी होगी, इधर जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चों? एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इधर जितने भी क्या है मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, इधर जितने भी क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, इधर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, जिस वजह से इनके जो जो इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे वो क्या होगा, मतलब ये जो कोलिजन बनाएंगे वो क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन होगा, जिस वजह से यहाँ पर रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी टेम्परेचर T2 की। ठीक है, ये हो गया हमारा टेम्परेचर T2, या हम इसको लिख सकते हैं T1 प्लस 10। अब ये कोई टेम्परेचर है जिसको हमने 10 डिग्री से क्या किया है? राइज किया है। ठीक, अब 10 डिग्री से राइज करने पे हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे, जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे थे, वो भी क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, है ना? मॉलिक्यूल भी इंक्रीज हो गए जो क्या कर रहे थे? इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे थे। अब वो मॉलिक्यूल भी इंक्रीज हो गए, चलिए, तो ये क्या है बच्चों? ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which can show rate is doubled for every 10 डिग्री राइज। ठीक है, तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ये शो कर रहे हैं कि रेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है जब टेम्परेचर क्या होता है? 10 डिग्री से बढ़ता है। देखो रेट कैसे ज्यादा होगा, अब हमने ये पीक बनाया, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है टेम्परेचर बढ़ाने पर। देखो, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे थे। अगर हम मान लेते टोटल हमारे पास 500 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो पहले अगर हम मान लेते हैं सिर्फ 200 मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे थे, लेकिन अब टेम्परेचर के बढ़ाने पर 200 मॉलिक्यूल और आ गए जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं। तो अब 500 मॉलिक्यूल तो अभी भी हैं, है ना, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर 400 मॉलिक्यूल जो है इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं।
यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वो मॉलिक्यूल भी बढ़ जाते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, है ना। अगर वो मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चों रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, सिंपल अगर हम बात देखें, जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ molecules which show effective collision। ठीक है, तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, उन मॉलिक्यूल्स पर जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं। ठीक है, या हम कहें सिंपल सा इसको लिख लें कि रेट डिपेंड कर रहा है उन पर जो शो कर रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन जो मॉलिक्यूल शो कर रहा है, देखो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, है ना, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट भी अपने आप ही बढ़ेगा। ठीक, तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ता है। और यही हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट पर एक सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़ा कि 10 डिग्री बढ़ाने पर रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाता है या ट्रिपल भी होता है कई केसेस में। ठीक, तो इस तरीके से ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से किसके द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया, explained by Maxwell's distribution curve। ठीक, चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शन के रेट पर। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात तो हमने कर ली है, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में हमने पढ़ लिया है, आपने नोट भी कर लिया होगा, समझ भी आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन पे रेट पर। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है लेकिन अपने आप में उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, कैटलिस्ट यानी कि उसको रिएक्शन के दौरान यूज किया जाता है रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो वो रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, लेकिन क्या वो हमेशा रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या रिएक्शन के रेट को घटाता भी है, तो यही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो जो कैटलिस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होते हैं हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव जैसे कि नाम से लग रहा है ये क्या करेंगे, रिएक्शन के रेट को बढ़ाएंगे, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं जिन्हें हम इनहिबिटर कहते हैं, ये रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं। ठीक, चलिए पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट on rate of चलिए तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले कि कैटलिस्ट है क्या। कैटलिस्ट क्या, एक ऐसा सब्सटेंस यानी कि ऐसा पदार्थ है विच चेंजेस द रेट, यानी कि रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, या हम लिखे विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इन इटसेल्फ, अपने आप में, यानी कि वो कोई भी चेंज नहीं करता। अब ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये होते हैं दो तरह के। ठीक है, दो तरह के कैसे, एक होते हैं हमारे पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होते हैं हमारे नेगेटिव
नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक, अब ये जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं इनको सिंपल हम कैटलिस्ट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट ही कहते हैं। तो जब भी कहीं पर लिखा होगा कोई कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट का मतलब है पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक, तो नेगेटिव कैटलिस्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा इनहिबिटर कई जगहों पर। ठीक, अब दोनों का काम क्या है? जो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं जो कि हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर सिंपली हम लिख रहे हैं, उसको क्या करते हैं? इंक्रीजेस, यानी कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। वहीं बात करें इनहिबिटर्स की तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? डिक्रीजेस। ये रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं। ठीक, चलिए तो कैसे इंक्रीज करते हैं रिएक्शन के रेट को, कैसे ये अफेक्ट करते हैं रिएक्शन के रेट को, इसको हम अभी देखेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। इसको लिख लो विदाउट हैविंग एनी चेंज इन itself, कि अपने आप में कोई भी ये चेंज नहीं करता। चलिए तो कैसे ये अफेक्ट करता है? पहला पॉइंट है कैटलिस्ट ऑल्टर्स रेट ऑफ reaction by providing an alternate path by providing an alternate path with different activation energy। ये क्या करता है? जो पाथ है उसको ही चेंज कर लेता है, अलग पाथ ही बनाता है। देखो कैसे, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अगर हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इधर क्या होती है? एनर्जी, इधर क्या होती है? रिएक्शन प्रोग्रेस। अच्छा, रिएक्शन को शॉर्ट में हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए आप चाहे तो पूरा लिख लीजिए रिएक्शन। चलो तो कैसे हमने बनाया था ग्राफ? इस तरीके से, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी थी और ये क्या है? हमारा ग्राफ है। इस तरीके से था ग्राफ। ठीक है, चलिए तो ये एक एंडोथर्मिक ग्राफ है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, इसीलिए ये एक एंडोथर्मिक ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है? हमारा ई आर यानी कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें नॉर्मल देखें तो ये आ रही है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कैटलिस्ट की तो कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है? कैटलिस्ट कैसे करेगा? देखो बच्चों, कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन तो ऐसी होगी, ये जो है
इसके एनर्जी को, रिएक्टेंट की एनर्जी को और प्रोडक्ट की एनर्जी को तो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक ऑल्टरनेट पाथ बनाएगा। कैसे बनाएगा ऑल्टरनेट पाथ, ये देखो कुछ इस तरीके से ऑल्टरनेट पाथ बना करके यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। अब डिफरेंस देखो, एक्टिवेशन एनर्जी में क्या आ रहा है डिफरेंस, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था कि एक्टिवेशन एनर्जी में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर क्या है, कम है, जिस वजह से यहाँ पर रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। किसमें, इसमें। ठीक है, अगर हम कहें ये तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, और अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जिस पर क्या है, कैटलिस्ट का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, चलो तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। और ये किस प्रकार का हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। यहाँ पर जो रिएक्शन है उसका रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव का हमने बना लिया। नेगेटिव का आप खुद से बना सकते हैं कि इनहिबिटर का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव इनहिबिटर क्या कर रहे हैं, देखो एक्टिवेशन एनर्जी का ये क्या कर रहे हैं, पाथ को चेंज कर ले रहे हैं, डिफरेंट पाथ से प्रोडक्ट तो वहीं पर बनेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनहिबिटर्स की, तो इनहिबिटर क्या करेंगे, जो हमारी एनर्जी है जो हमारी पहले से थी उससे और ज्यादा हाई एनर्जी पे, जिस वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो जो सेकंड पॉइंट है बच्चों वो आप खुद से करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क है, नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर उसे कराऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।